Hello everybody, welcome to the channel. So I gave this test from textbook SBI PO Prelims ka advanced full length test 5. Okay, so I scored 48.5 which is below the cutoff mentioned here, but I got a very good percentile of 94.57, approximately 95 percentile, and accuracy was also not that good because I got 10 incorrect in it. तो इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा गलत हो रहे हैं जैसे कि हमेशा होते ही हैं, मेरे होते हैं आई मीन. कॉन्ट्स में आई कुड अटेम्प्ट लेसर कंपेयर टू अदर्स बिकॉज मैं किसी एक डीआई में फंस गई थी स्टार्टिंग में. मुझे वो डीआई काफ़ी सिंपल लगी, लेकिन उसके बाद उसके क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी से थे, तो उसमें मैंने 5 मिनट स्टार्टिंग में उस डीआई में बर्बाद कर दिए. वरना 5 मिनट के 5 क्वेश्चन तो आप लगा लो 13 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे, ऊपर से सोने पे सुहागा 2 क्वेश्चन गलत कर दिए. रीजनिंग में इट वॉज अ डिसेंट अटेम्प्ट, थोड़े से और हो सकते थे. सो या लेट्स चेक. अभी मैं इंग्लिश से शुरू करती हूँ कि क्या करेक्शंस करने चाहिए. सो फर्स्ट वन इज दिस. अच्छा, ये पैराग्राफ था, ये इस पर भी मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था. फर्स्ट स्टेटमेंट तो डायरेक्टली समझ आ गई थी कि बिग बैंक्स वंस व्यूड ब्लॉकचेन एज अ यूजलेस एक्सपेरिमेंट. ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा. डिस्पाइट से हम शुरू नहीं कर सकते. डिस्पाइट दीज रेगुलेशंस, व्हिच रेगुलेशंस, है ना, तो दीज वाली चीज को आंसर करना चाहिए पहले. थर्ड वाला तो फिर फिक्स्ड है ही. फोर्थ वाला है एज अ रिजल्ट ऑफ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ कुछ लेंगे ना पहले, उसी का तो रिजल्ट आएगा, तो कोई और स्टेटमेंट आनी चाहिए. सिमिलरली फॉर हाउएवर एंड सिमिलरली फॉर दिस मूव. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझ आएगी, तो मैंने मार्क कर दी बी. पर मुझे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी इसमें जब मैं कर रही थी, पर अभी दोबारा पढ़ के देख लेते हैं. सो बिग बैंक्स वंस व्यूड ब्लॉकचेन एज यूजलेस एक्सपेरिमेंट, मतलब एक बार बिग बैंक्स जो थे वो ब्लॉकचेन को एक फालतू एक्सपेरिमेंट समझते थे. इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं. डिस्पाइट दीज रेगुलेशंस हो नहीं सकता क्योंकि कौन से रेगुलेशंस, कोई बात नहीं हो रही है ऐसी. ठीक है, दिस हैड टू फिक्स. एज अ रिजल्ट ओल्ड फाइनेंशियल रूल्स हैड टू अडॉप्ट क्विकली. या तो डी होगा इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट. हाउ एवर दिस फ्लड ऑफ मनी, दिस फ्लड ऑफ मनी, किसी फ्लड ऑफ मनी की हमने बात नहीं करी है फर्स्ट स्टेटमेंट में. दिस मूव शोड वॉल स्ट्रीट दैट डिजिटल फाइनेंस वॉज हियर टू स्टे. नहीं, डिजिटल फाइनेंस वॉज हियर टू स्टे, आई गेस ये लास्ट स्टेटमेंट कुछ होना चाहिए. मुझे लग रहा है इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट डी होगा, जो कि गलत है. F होना चाहिए लास्ट स्टेटमेंट. दिस मूव शोड वॉल स्ट्रीट दैट डिजिटल फाइनेंस वाज हियर टू स्टे. ओके, इट डायरेक्टली बिल्ड्स ऑन द शिफ्ट फ्रॉम व्यूइंग ब्लॉकचेन एज यूजलेस टू रिकॉग्नाइजिंग इट्स परमानेंस. ओके, पहले यूजलेस बताया और फिर शिफ्ट हुआ कि ये परमानेंटली रहने वाली है. ठीक है जी. सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट तो सी हमारा फिक्स्ड है. दिस एटीट्यूड चेंज व्हेन सेंट्रल बैंक्स बिगन टेस्टिंग डिजिटल करेंसीज, है ना. एज अ रिजल्ट ओल्ड फाइनेंशियल रूल्स हैड टू अडॉप्ट क्विकली. हम डी अब भी नहीं कर पा रहे हैं. डिस्पाइट दीज रेगुलेशंस प्राइवेट फंड्स poured into crypto platforms. Central banks began testing digital currency. Despite these regulations, private funds poured into crypto platforms. Despite what regulations? Which regulations? मुझे ये अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. आपको अगर समझ में आए तो मुझे समझा देना, पर इट इज़ अ कंफ्यूजिंग पैराग्राफ. नेक्स्ट ये था, इसमें एरर बताना था, तो इसमें क्लियरली द बजट इज डिजाइन टू हेल्प द इकोनॉमी रिकवर फ्रॉम द रिसेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है. द लेक्चर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम्स नहीं होगा, बाय द टाइम वी अराइव्ड होगा ना, तो बी में एरर है. ठीक है, बाय द टाइम ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. A swarm of bees appear and collects its offerings from the flowers. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. appears and collects या फिर appear and collect ही होना चाहिए अगर bees है तो. Our judicial system is lenient towards offenders, तो वन में एरर है. यहाँ देखिए, a swarm of bees appears and collects, है ना, दोनों फिर प्लूरल सिंगुलर होने चाहिए. Sorry guys. The next statement is she didn't understand the word, she looked it up in her dictionary. I guess ये मैंने एरर मार्क किया था, पर ये सही होना चाहिए. His father is his model, he is the person he looks up to. Okay, I find both of them has got the error. Okay, 2 has only got the error. मैंने क्या किया था पहले मार्क. अच्छा, both 1 and 2 has got the error. ठीक है, सिर्फ 2 में एरर है, 1 में कोई एरर, 1 सही सेंटेंस है. She didn't understand the word, she looked it up in her dictionary. मुझे ये वाली थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट लगी थी. So she looked it up in her dictionary, मतलब हमेशा ग्रामर एग्जैक्टली समझ नहीं आती कहाँ गलत हो सकती है, पर हमें बोलचाल की भाषा के हिसाब से कभी कभी मैं सेंटेंसेस रीड करके देखती हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है. तो आई फाउंड दिस वन इनकरेक्ट, पर ये सही है. सेकंड स्टेटमेंट तो मैंने गलत ही मार्क किया था, तो वो तो गलत है ही, क्योंकि अप टू लास्ट में टू नहीं आएगा. टू मतलब कोई दो चीज टू, दिस एंड दिस टू, मतलब दोनों चीज को बताने के लिए. बट ही लुक्स अप टू, अप टू मतलब किसकी और देखता है, किसको देखता है, तो उसके लिए सिंगल ओ आना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट इज दिस वन, ये भी सही है. जिम एंडेड अप बाइंग अ न्यू टीवी आफ्टर हिज ओल्ड वन ब्रोक, ये सही है. शी ऑलवेज पुट्स ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट. पुट्स ऑफ मतलब छोड़ देती है जाना, ऑफ आएगा ना, ओ डबल एफ आना चाहिए, तो टू में एरर है. ठीक है, कहाँ पे है, या ये रहा पुट्स ऑफ, इसके सोल्यूशन में देख सकते हैं. Okay, next is for decades, literary theory was dominated by the belief that a text's meaning was solely anchored to authorial intent. However, the advent of post-structuralism served to dismantle होगा. ठीक है, इसका आंसर डिसमेंटल का अगर आपको मीनिंग बताऊं मैं, तो डिसमेंटल का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कॉन्सेप्ट, थ्योरी और सिस्टम फिटिंग द आइडिया. ठीक है, नेक्स्ट इज बी.
बी में आर्टिफिशियल बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट इम्पोजेस एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रेंट किया था, ठीक है, ये भी सही है अपना। फिर नेक्स्ट का मैंने डिराइव किया था, ये भी सही है। फोर्थ वाले में मैंने इंडिस्पेंसिबल किया था पहले, पर फिर मैंने हटा दिया था, आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, तो करके देखते हैं, गलत होता ऑब्वियसली। कॉन्सिक्वेंटली अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट अ सिंगल डेफिनेटिव रीडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट आर लार्जली फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, ठीक है, तो इसका फ्यूटाइल होता आंसर। ये भी मैंने मार्क किया था, ऐसा करके देख लेते हैं। फार फ्रॉम डिमिनिशिंग द ऑथर, दिस पैराडाइम शिफ्ट एलिवेट्स द टेक्स्ट इनटू अ डायनामिक डायलॉग दैट कंटिन्यूज टू इवॉल्व अक्रॉस जनरेशंस। स्कॉलर्स मस्ट देयरफॉर एम्ब्रेस सेमेंटिक एम्बिग्यूटी रादर देन ट्राइंग टू लिबरेट, एक्सट्रापोलेट, डिसेमिनेट, एम्पलीफाई। देखो लिबरेट तो होगा नहीं, एक्सट्रापोलेट डिसेमिनेट भी नहीं होगा, इसका एम्पलीफाई भी नहीं समझ आ रहा। वी कैन गो फॉर पिजन होल। सही है, पिजन होल ही कर लेना चाहिए था उस समय। दिस ओपन एंडेड अप्रोच इंश्योर्स दैट क्लासिकल लिटरेचर रिमेन्स इंटेंसली irrelevant तो नहीं होगा, germane, archaic, extraneous to contemporary audiences, incongruous भी नहीं होगा, नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, irrelevant भी नेगेटिव जा रहा है, germane, archaic और germane। ओके, germane का मतलब क्या होता है? germane का मतलब होता है मीन्स relevant to subject under consideration or pertinent which fits the idea of classical literature meaning meaningful today। अच्छा, जो irrelevant archaic ये सब है, ये नेगेटिव कॉनोटेशंस। ओके, मुझे archaic और extraneous का मतलब नहीं पता था। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है irrelevant और अनरिलेटेड, आर्केक का मतलब वेरी ओल्ड फैशन्ड। ओके, जर्मैन का मतलब होता है रेलिवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, तो इस पैराग्राफ का आपको मतलब समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। कोई भी लिटरेरी थ्योरी अगर होती है वो किसी बिलीफ से डोमिनेटेड होती है, ठीक है, बाय द टेक्स्ट मीनिंग, वो सोली एंकर टू, मतलब बहुत सालों तक ना ऐसे माना गया कि ऑथर जो बताना चाह रहा है बस सोली वही मीनिंग होना चाहिए उस टेक्स्ट का। बट बाद में धीरे धीरे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जब आया तब पता चलने लगा कि नहीं, ये एक डॉगमेटिक व्यू, इसको डिसमेंटल करना चाहिए। जो पढ़ने वाला है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करूंगी कि कोई भी चीज़, कोई भी थ्योरी, कोई भी लिटरेचर कैसे लिखा गया है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है। तो दिस इज व्हाट पैसेज इज अबाउट। ओके, तो पहले ऐसा मानते थे कि जो पोएट बोलना चाह रहा है बस वही मतलब है उसका, या फिर कोई जो ऑथर बोलना चाह रहा है वही मतलब है। बट बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इंसान जो भी समझना चाहे, अब जैसे मैंने जो भी समझ के उल्टे पुल्टे आंसर मार्क करे हैं, तो मेरी मर्जी है मैं क्या इंटरप्रेट कर रही हूँ उस चीज़ से, राइट। तो ऐसे ही किसी भी लिटरेचर का, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी थ्योरी का जो भी पढ़ने वाला मतलब निकाले, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ऐसा माना गया बाद में धीरे धीरे। तो ये मतलब था इस पैराग्राफ का। आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको फिर ये सारे ऑप्शन सूट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इन सब के अभी मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वन इज, ये फिर रीअरेंज करना था। अब इसमें एक ट्रिक होती है रीअरेंज करने की, कैसे कर सकते हैं हम, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फटाक से। हमें अगर ऐसे लगता है ना कि जैसे फर्स्ट मान लो बी से सारे शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमम बी से शुरू हो रहे हैं, मैक्सिमम ए से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम वही चेक करते हैं। इसमें हमें ए से शुरू होने वाले दो ऑप्शन दे रखे, तो हम ए से शुरू करके देखते हैं इसको। तो दे रखा है ए के बाद बी दे रखा है दोनों में, ठीक है। तो इनोवेटिव टीचिंग मॉडल, जैसे इसमें और इसमें, एक बार मैं दिखा रही थी यार, ये मार्क ही हो गया, शिट। चलिए, तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इंगेज स्टूडेंट्स एक्टिवली। ए और बी इतना सही लग रहा है हमें। अब ई और सी दोनों पढ़ के देख लेंगे, पहले सी पढ़ लेते हैं। एक्टिवली इनहेंसिंग देयर लर्निंग स्किल, सही जा रहा है, तो ये पूरा एज इट इज चला गया। अगर कुछ और जाता है, जैसे आगे वाले में दिखाती हूँ, ये वाला गलत हो गया है। इसमें मैक्सिमम ऑप्शन शुरू हो रहा है सी से, है ना, तो हम सी से ही शुरू करेंगे। द पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक पॉजिट्स दैट, फिर ए आ रहा है दो में ज्यादा में ना, पॉजिट्स दैट अ प्योरली ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, सिंस ऑल द ऑब्जर्वेशन नेसेसरीली फिल्टर्ड एंड मीडिएटेड बाय इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देयर बाय। ओके, इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, मैंने पहले वो कर दिया था। ये थोड़ी गलती भी हो जाती है इसमें, पर सबसे ज़्यादा हम वो देखेंगे कि फर्स्ट लेटर सबसे ज़्यादा और कितने ऑप्शंस में आ रहा है, जो मैक्सिमम में आएगा उसी से शुरू करेंगे। ज़्यादातर यही रहता है, मेरी ये ट्रिक है एक, ठीक है। इसमें जैसे ज़्यादातर ऑप्शंस बी से शुरू हो रहे हैं, बी 1 2 3 को देखिए बी से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बी के बाद भी दो ऑप्शन है जो सी से शुरू हो रहे हैं, तो ये मैं समझ चुकी हूँ इतने टेस्ट देके कि बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, तो पक्का 1 या 3 में से ही एक ऑप्शन होगा। अब हमें बी और 1 और 3 में से ही छाटना है बस, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। द मैंडेट फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू एफर्ट्स टू मिटिगेट सिस्टमेटिक रिस्क, है ना। एफर्ट्स किस चीज़ के लिए, लिंक टू एफर्ट्स ऑफ व्हाट, लिंक टू एफर्ट्स टू मिटिगेट सिस्टमेटिक। ये तो मैंने जान करके गलतियां करी हैं सारी फालतू में, बिना समझे। आई वाज ट्राइंग टू डू इट, फटाफट तो हो गई। 2 सिली मिस्टेक्स है मतलब इसमें मेरी। फिर ये हमें स्वॉप करना है ना वर्ड्स, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसमें हम स्वॉप कर रहे हैं, लॉन्च्ड एन इनोवेटिव कैंपेन टू स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपैथी को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं। तो बी और सी इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अपैथी को क्यों हम वो करेंगे भाई, स्ट्रेंथन करेंगे, कोई उदासी को थोड़ी स्ट्रेंथन करता है। द नेक्स्ट इज द डिप्लोमेट अडॉप्टेड रिकॉन्सिलिएशन टोन टू एनकरेज हॉस्टाइल बिटवीन। ये कुछ बन नहीं रहा, हॉस्टाइल बिटवीन है तो हॉस्टिलिटी बिटवीन होता। तो रिकॉन्सिलिएशन और हॉस्टाइल, ए और बी को इंटरचेंज करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन इंक्रीज करना है हमें, हॉस्टिलिटी इंक्रीज नहीं करनी है। नेक्स्ट इज द आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड एन ऐश, अनकवर्ड एन ऐश सेटलमेंट, कुछ नहीं जच रहा। राख सेटलमेंट,
अनकवर्ड एन एंशिएंट सेटलमेंट तो समझ में आ रहा है, तो बी और ए को इंटरचेंज कर देंगे। पूरा पढ़ के देखना है सेंटेंस, मैंने पूरे पढ़ के देखे करते टाइम, पर अभी मैं वही बता रही हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसीलिए, जो उसमें करना है स्वैपिंग रियल में। द चैरिटी फोकस्ड ऑन मार्जिनलाइज्ड पोवर्टी, मार्जिनलाइज्ड पोवर्टी के ऊपर चैरिटी फोकस कर रही है, ये तो कुछ समझ नहीं आया। एलिविएटिंग का मतलब होता है खत्म करना, जो हमें डी में दिख रहा है, तो पोवर्टी एलिविएट करने के लिए चैरिटी कर, एलिविएट मतलब खत्म करने के लिए चैरिटी वर्क कर सकती है, फोकस कर सकती है, तो ए और डी समझ में आ रहा है जो स्वैप होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब इसमें मैंने खुद ने गलती करी है, चलो देखते हैं। नथिंग इज सो इजी एंड इनवाइटिंग एज द रिटॉर्ट इनटू अब्यूज, रिटॉर्ट इनटू अब्यूज तो हो नहीं सकता, एज द रिटॉर्ट फॉर अब्यूज, ऑफ अब्यूज, रिटॉर्ट ऑफ अब्यूज, रिटॉर्ट बाय अब्यूज, retort into abuse and sarcasm, but it is paltry and unprofitable context. Okay, retort by abuse, retort of abuse, retort to abuse समझ में आ रहा है, into abuse तो नहीं समझ में आ रहा। ये आंसर देख लेते हैं इसका, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी है ना, मैंने ओनली बी मार्क किया था, retort of abuse and retort for abuse, ठीक है। for is used in support or favor of something, ठीक है, तो इसके 2 और 3 करेक्ट होंगे। नेसेसिटी ऑफ अम्यूजमेंट, इसका तो सही कर ही रखा है। अब हमने व्यू सोल्यूशन कर दिया, सबके सोल्यूशन दिखते जाएंगे यार, ये बात गलत हो जाती है, कोई बात नहीं। द नेसेसिटी बाय अम्यूजिंग तो कुछ होता नहीं है, द नेसेसिटी ऑफ अम्यूजमेंट मेड मी अ कारपेंटर, द नेसेसिटी बाय अम्यूजिंग तो नहीं हो सकता ना, मतलब नेसेसिटी बाय अम्यूजिंग तो कुछ बन ही नहीं रहा, नेसेसिटी ऑफ अम्यूजमेंट है ना, अम्यूजमेंट की नेसेसिटी होगी, उसने मुझे कारपेंटर बना दिया, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज, ये भी गलत हो गया, एडवांसेस तो मुझे इसका लग रहा था, मुझे ए और सी दोनों इम्पीड्स क्यों की दे रखा था, इम्पीड्स का मतलब क्या होता है, इम्पीड्स का मतलब तो द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट इज इम्पीडिंग और इट रेट्रोगेट्स, इम्पीडिंग का मतलब रोकना ही होता है क्या, इम्पीडिंग का मतलब, अच्छा मैंने ऑपोजिट सोचा रेट्रोगेट का, ओके एडवांस होना चाहिए फिर तो करेक्ट है। और लगाया ना तो एज वेल एज या एंड होता तो सिमिलर मीनिंग यूज करते हैं, हमने और लगाया तो हम ऑल्टरनेट वर्ड्स ही यूज करेंगे इसमें, अगर रेट्रोग्रेड्स यूज कर रहे हैं तो एडवांसेस यूज होगा ना कि इम्पीड्स। आई थॉट इम्पीड्स इज एन एंटोनियम ऑफ रेट्रोग्रेड्स, सॉरी गाइस। नेक्स्ट इज क्लीव्ड इनटू है ना, तो यूनिफाइड इनटू टू काइंड्स नहीं हो सकता, डिवाइड हो रहे हैं तो यूनिफाई कैसे हो रहा है, तो क्लीव्ड होगा, क्लीव्ड मतलब मुझे क्लीव्ड पता है कैसे याद आया, अगर आप बुरा नहीं मानो तो, क्लीवेज से, बीइंग अ गर्ल मुझे क्लीवेज अच्छे से समझ में आता है, तो इसीलिए मुझे क्लीव्ड इनटू समझ आया इसका, टुडे आर क्लीव्ड कंट्रीज, टुडे आर क्लीव्ड इनटू टू काइंड्स। देन ये मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, कर सकती थी पर मेरे पास टाइम कम पड़ गया था, मैं बैकवर्ड्स आ रही थी इसलिए। तो ये है हमारा दीज आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफर्ड अ प्रोफाउंड कनेक्शन टू द सीक्रेट। अच्छा, अब ये अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका मतलब पूरे का ऐसा है कि जो पहले मोनास्टिक स्क्रिप्चर्स थे मिडिवल यूरोप में, उसमें क्या होता था कि वो जो स्क्रिप्चर्स लिखते थे ना ब्लैक इंक वगैरह से, जिससे भी लिखते थे, तो उसमें लपिस लजूली को क्रश करते थे, गोल्ड लिप से लिखते थे, अलग अड़ंग बड़ंग चीज़ों से लिखते थे, तो उसकी वजह से ना उनकी जो इंक वगैरह बनती थी पहले वो किसी एसिडिक कॉपर बेस्ड इंक होती थी, कुछ एनिमल ग्लूज होते थे, या फिर कोई ना ऐसी गंदी स्टोरेज करी हुई ऐसी बनाए हुए कलर्स होते थे जो बहुत टाइम तक सड़ा सुड़ू के बनाते थे, ठीक है, या फिर कुछ हैवी मेटल से कुछ चीज़ें बनी होती थी जिससे वो ये जो स्क्रिप्चरिंग वगैरह करते थे, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर कुछ क्राफ्टिंग करते थे, उसके लिए हैवी मेटल्स, कुछ पॉइजन, जो पॉइजनिंग क्रिएट करते थे, और उनकी वजह से उनको 2-3 बीमारियां इसमें दे रखी है, वो सब हो जाती थी हिस्टोरियंस को, जैसे आर्ट हिस्टोरियंस को वेलम रॉट करके कुछ तो हो जाता था, ठीक है, एसिडिक कॉपर बेस्ड इंक्स की वजह से, देन कुछ इसमें मेलेंकोलिया दे रखा है वो हो जाता था, स्क्राइब्स पैल्सी हो जाती थी, ऐसे अलग अलग चीज़ें हो जाती थी, ठीक है। और ये बताइए डॉक्टर एरिस ने बताइए, डॉक्टर एरिस हैं एक पैलियोपैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बताइए, पैलियो आई गेस स्टोन रिलेटेड होता है, तो स्टोन्स की जो स्टडी करते हैं उनको पैलियोपैथोलॉजिस्ट बोलते होंगे, ठीक है। तो क्रक्स यही है कि इसका उसकी जो भी टॉक्सिक डस्ट होते थे, जो भी अंदर जैसे केव्स वगैरह जो भी होती थी, जहाँ पे भी वो लोग करते थे बैठ के, तो उसकी वजह से अंदर एक पॉइजनस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था। तो इसमें ये एक फिलअप दिया हुआ था बीच में, द आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफर्ड अ प्रोफाउंड कनेक्शन टू द सेक्रेड दो दे इंटेल्ड सीवियर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है, वो सैक्रेड थी, ये प्रैक्टिसेस सैक्रेड थी, हालांकि ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्रिएट करती थी, तो एलिमिनेट तो नहीं करती थी, क्रिएट करती थी, एलिवेट मतलब खत्म, सप्रेस मतलब खत्म, डिसरिगार्डेड मतलब खत्म, तो एंटेल ही बचता है एक क्रिएशन वाला, तो एंटेल करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मैंने किया है, हाँ किया है, तो ये आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी कुछ चीज़ें समझ में आती है तो आप बाकी ऑप्शंस देख के नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ें मार्क कर सकते हैं। जैसे ये वाले में मुझे लगा था एरे, एरे का मतलब होता है एक सेट ऑफ थिंग्स है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिस्टमैटिक मैनर में जो होता है उसको एरे बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी, डिस्पर्शन, रिडक्शन, सिंगुलैरिटी, ये सबसे कोई लेना देना ही नहीं एरे का, तो बचता है असॉर्टमेंट। हालांकि मुझे असॉर्टमेंट का मतलब नहीं पता था, असॉर्टमेंट का मतलब होता है विविधता, संग्रह है ना, संग्रह बोला ना, एक के बाद एक एरे ऐसा होता है। एरे अगर कोई आईपी से होंगे तो उन्होंने एरे जावा वगैरह स्क्रिप्ट में इनमें पढ़ा होगा एरे, तो मुझे उससे थोड़ा सा याद आ गया था। द नेक्स्ट इज रेसिड्यू, रेसिड्यू का सिनोनिम होता है रेमिनेंट, ये तो इजी था।
देन नेक्स्ट इज पिक्युलरिटीज, ये मैंने पहले मार्क किया था। इसेंट्रिसिटीज का बाद में मुझे लगा नहीं यार पिक्युलरिटीज इसेंट्रिसिटीज क्या पता सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसा कुछ सिमेट्री टाइप कुछ चीज़ को बोलते हो, खैर। और इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब इसमें सिनोनिम में बताना था। इसेंट्रिसिटीज विचित्रताएं को बोलते हैं, विचित्रताएं, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज। ओके, दिस वाज लर्निंग फॉर मी एज वेल। आई थॉट इसेंट्रिसिटीज आर सम समानताएं, क्योंकि इसेंट्रिक आई वाज थिंकिंग ऑफ कि कुछ सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसा कुछ सिमेट्री करके इट इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी। इट्स ओके। पिक्युलरिटीज मैंने करा था पहले, फिर चेंज कर दिया। वेलम रॉड, ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसका भी मिल जाएगा कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं था इसमें पैसेज में। देन दिस वन वेंट रॉन्ग। पुअर वेंटिलेशन इन मॉडर्न आर्काइव्स कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ठीक है, मॉडर्न जो आर्काइव्स होती है उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से हिस्टोरिकल टेक्स्ट को प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया होगा। देन ये सही है, ठीक है, इसमें करेक्ट बताना था। देन ये कर लेते, ये वाले बड़े इजी थे 4 क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड, तो इसमें से कौन सा स्टॉल, कंप्रेस्ड, कर्टेल, रिटर्न समझ नहीं आ रहा। फर्दर एक्सटेंडेड मतलब आगे और एक्सटेंड किया द फाइलिंग डेडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, है ना, इनकम टैक्स ITR जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड GST, ये इजी था। देन ये द पब्लिक सेक्टर हैज़ एन है तो पक्का वोवल से शुरू होगा, तो इसका तो बिना देखे आप आंख बंद करके मार कर सकते हो। ऑप्शन ए हैज़ एन इनएस्केपेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड द प्राइवेट सेक्टर अलोन कैन नॉट, मतलब अलोन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता भाई, कितना फुलफिल करेगा हेल्थ कंसर्न्स को। पब्लिक सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर अलोन कैन नॉट फुलफिल। सिमिलरली 39 है, मैनी इन्वेस्टर्स इन द सिटी टुक एडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकली लो इंटरेस्ट रेट्स टू एम्पलीफाई द बेट्स। ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, इजी था ये। द रिव्यू मीटिंग वाज अटेंडेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करी, और आगे है एंड बोर्ड मेंबर्स ने भी अटेंड करी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स। तो ये पूरा इजी था। ठीक है, अभी आ जाते हैं मैथ्स के सेक्शन पे। ओके, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और किसी को सिर्फ इंग्लिश देखना हो तो वो इसे इजीली देख सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।